Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 4 of UGC Net JRF winner batch for UGC Net 2024 एग्जाम. गाइज आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट PYQs जो कि आपके अभी रिसेंट एग्जाम में देखने को मिले हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, और इसके अलावा जो रिसेंट ट्रेंड देखने को मिला है. तो इन चीज़ों को लेकर के हम ये जो हमारी JRF विनर बैच की क्लास है यूट्यूब पे मैं चला रहा हूँ आप सभी के लिए. सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें. अपकमिंग डेज में मैं आपको मिसिंग DI से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और इसके अलावा कुछ लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन हो गए जो कि रिसेंट ट्रेंड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं, उनको भी मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करूंगा आपके साथ. सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें. अभी तक मैंने इससे पहले 3 क्लासेस ले रखी हैं, अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो देख लेना. ये जो JRF विनर बैच की जितनी भी क्लासेस ली हैं मैंने, इस बैच की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आप स्टार्टिंग की जो 3 क्लासेस हैं वो भी आप लोग गो थ्रू कर लें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं. दिस इज अबाउट मी. जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें. टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो. इन सभी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक मैंने दे रखे हैं और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा. अदरवाइज आप सिंपली यूजीसी नेट मेंटर करके भी सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊंगा, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो. आप हमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू भी दे देता हूँ. मैंने थ्योरी लेक्चर्स ले रखे हैं ऑलरेडी. यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके है ये, आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैंने क्लास 1, 2, 3, 4 करके पढ़ाया हुआ है आपको. ये फ्री में लेक्चर्स हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है. ऑल 10 यूनिट्स के जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, मैंने उन टॉपिक्स को इन सभी क्लासेस में कवर किया हुआ है. सो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पे लिखना, वहां पे देखना इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके आपको सीरीज मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है ऑल 10 यूनिट्स की इंपॉर्टेंट एंड एवरग्रीन टॉपिक्स की. सो गाइस चलिए लेट्स प्रैक्टिस PYQs और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. देखिए गाइस 2 स्टेटमेंट है. यूजीसी नेट एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है. स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, 2 स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है? इंटरनेट इज कॉमनली यूज्ड सर्विस ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब. तो जो इंटरनेट है क्या वो वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज हो रहा है? ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है. नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब यूज हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट इज वाइडर टर्म देन www. तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रही है? HTTP इज द प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट. ये स्टेटमेंट सही बोली जा रही है, बिकॉज HTTP क्या एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो कि वेब ब्राउजर में हम लोग यूज करते हैं. HTTP का वेब सर्वर्स जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं और जो डेटा है वो ट्रांसफर किया जाता है. तो इस तरीके से जो है स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगी. सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आ गया हिंदी वाले स्टूडेंट्स? तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ABCD में तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू. सो ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर. चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर D है. हाँ चलो ठीक है, D है. सो वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट. द इंटरनेट इज नॉट अ टूल ऑफ www बट द सिचुएशन इज वाइस वर्सा. मतलब www एक टूल है इंटरनेट पे चीजें सर्च करने का और यूज करने का, लेकिन इंटरनेट एक जरिया, इंटरनेट को यूज नहीं किया जाता www के ऊपर, जबकि www को इंटरनेट के ऊपर यूज किया जाता है. तो उल्टा सही है, बट यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा. HTTP जो है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज ए प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर टेक्स्ट एंड कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट. तो ये जो है स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगी. ठीक है, समझ में आ गया ना? चीजें क्लियर हो रही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स? वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना प्रणाली है. इंटरनेट www को उपकरण नहीं है, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है, इसलिए कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा. तो इस तरीके से स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो फॉलो नहीं करेगा, बल्कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो फॉलो करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द क्वालिटी ऑफ वंस मेमोरी कैन जनरली बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर. देखो गाइस ये 2023 के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, 2024 अभी चल रहा है, तो इसलिए मैंने आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बिकॉज ये रिसेंट ट्रेंड है. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में. तो इसलिए आपको इस तरह के जो क्वेश्चन हमको समझना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने थ्योरी लेक्चर्स ऑलरेडी आपके लिए ले रखे हैं. थ्योरी लेक्चर्स को कैसे अटेंड करना है? सिंपली इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज इस तरीके से लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आ जाएगा, वो सीरीज आ जाएगी, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो. लिख देना आगे यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके.
तो जो थियरी लेक्चर्स हैं वो आ जाएंगे, थ्योरी भी आप देखिए, वहां से भी आपको चीजें जो है समझ में आएंगी। सो क्वेश्चन क्या है, किसी की याददाश्त की गुणवत्ता का आकलन और आमतौर पर उसकी याददाश्त के आधार पर किया जा सकता है। तो मतलब किस चीज की बेस पे किया जाएगा? द क्वालिटी ऑफ वंस मेमोरी कैन बी जनरली जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर। किसके बेस पे? पावर ऑफ रिटेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और मैथमेटिकल न्यूमेरेसी। तो गाइस देखो, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, बट थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एनालिटिकल एबिलिटी वो इंटेलिजेंस के लिए होती है, इंटेलिजेंस का पता लगाने के लिए होती है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक तरीके की स्किल है, कोई भी सीख सकता है, उससे मेमोरी का क्या लेने देना। इसके अलावा मैथमेटिकल न्यूमेरेसी जो भी वो भी जो है एक तरीके से इंटेलिजेंस का पता लगाने के लिए होती है, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल न्यूमेरेसी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज पावर ऑफ रिटेंशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, देखो जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता हो एग्जाम में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंस जो आपके अंदर है उसको यूज करेंगे, तो आप क्वेश्चन का आंसर, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप पता लगा सकते हो वहां बैठे बैठे भी। सो अब देखो गाइज, जो पावर रिटेंशन होती है दैट इज अ क्वालिटी ऑफ मेमोरी पावर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग। मतलब एक दिमाग के अंदर आप कितने टाइम तक रिटेन कर सकते हो चीजों को, वो जो है एक तरीके से मेमोरी की क्वालिटी दिखाती है, चीजों को याददाश्त जो है आपकी कितनी मजबूत है। तो उससे क्या आपकी मेमोरी की पावर दिखती है कि किस क्वालिटी की आपकी मेमोरी है। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग। देखो लर्निंग जो है 3 तरह की होती है, 3 लेवल्स होते हैं। मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो मेमोरी लेवल के अंदर आता है रिटेंशन वाला। देखो यहाँ पे लिखा होगा लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग वेयर लर्निंग इज फोकस्ड ऑन रिमेंबरिंग। इसके अलावा रिटेंशन एंड रूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, दिस इज थॉटलेस लेवल। तो ये जो पहला लेवल होता है थॉटलेस लेवल होता है, बिकॉज ये क्या है, मेमोरी लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। दिस लेवल इज एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड एनालाइजिंग, दिस इज थॉटफुल लेवल। तो इसमें क्या है, आप क्योंकि नाम से पता चला अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, इसमें आप सोच रहे होगे, सोच की चीजें कर रहे होगे। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, दिस इज द हाईएस्ट थॉटफुल लेवल वेयर हियर लर्नर्स लर्न स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, हाईएस्ट लेवल की लर्निंग होती है, जैसे पीएचडी है, हाईएस्ट डिग्री होती है। इसमें क्या होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कर रहे होते हैं एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। स्टार्टिंग में देखो एलकेजी यूकेजी में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में बच्चे रटते हैं, रिमेंबर करते हैं, रटते हैं कुछ चीजें को, तो रट्टा लगाते हैं। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, 6th 7th 8th 9th 10th क्लास ग्रेजुएशन, सब क्या है, थॉटफुल होता है। ठीक है, चीजें आप समझते हो, एनालाइज करते हो, उस तरीके की चीजें रहती हैं। फिर रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, जैसे पीएचडी लेवल हो गया, जहाँ पे आप क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस कर रहे होते हो, है ना। एक प्रॉब्लम लेते हो, उस पर रिसर्च करते हो, रिसर्च करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो इस तरीके की जो है लर्निंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अरेंज दी फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर विद पेपर रिटन इन एपीए स्टाइल। आप देखो पेपर के जो जो आपके रिसर्च पेपर होते हैं, फिर थीसिस होती है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उनको क्या करते हो, अरेंज करते हो। तो एपीए स्टाइल होती है, इसके अलावा और भी स्टाइल होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि फिगर पहले आएगा, मेथड पहले आएगा, इंट्रोडक्शन पहले आएगा, टेबल या रिजल्ट। तो ये जो लिखे हुए आंकड़े, तरीके, परिचय, टेबल्स, परिणाम, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ एक लॉजिकल इसके अंदर क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। तो उस ऑर्डर को बताना है कि एपीए में जो है वो क्या ऑर्डर फॉलो करेगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एपीए होता है क्या। एपीए की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट, इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट फॉर रिसर्च राइटिंग और थीसिस राइटिंग, दोनों में यूज होता है ये एपीए। दिस फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर साइकोलॉजी में यूज होता है, बिजनेस राइट नर्सिंग में होता है, सोशियोलॉजी में, लिंग्विस्टिक में एंड इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इन सभी समाजशास्त्र हो गया, व्यावसायिक, नर्सिंग, मनोविज्ञान वगैरह, अनुसंधान, अर्थशास्त्र, इन सभी में जो इसका यूज होता है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होता है एपीए रिपोर्ट राइटिंग का, फर्स्ट नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन, सेकंड पे मेथड्स, थर्ड पे रिजल्ट, फोर्थ पे टेबल्स एंड फिफ्थ पे फिगर्स। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो गया जिसको फॉलो किया जाता है एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में। देखो एपीए के अलावा और भी तरीके होते हैं चीजों को रेफर करने के, रेफरेंसिंग के। देयर आर 4 वाइडली यूज्ड रेफरेंसिंग स्टाइल्स, जरूरी नहीं कि 4 ही होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन दीज आर दी वाइडली यूज्ड, इनका सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। तो पहला क्या है, एमएलए, दैट इज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। एपीए दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसके ऊपर आज का ये वाला जो क्वेश्चन था वो बेस्ट था। नेक्स्ट है आपका हार्वर्ड सिस्टम, एंड फोर्थ है आपका एमएचआर, दैट इज मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन सिस्टम। ये 4 तरह के सिस्टम होते हैं। तो
कई बार गाइज इनकी इनकी सिंपल तरीके से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एमएलए की फुल फॉर्म बताओ या एपी की फुल फॉर्म बताओ, या कई बार पूछ लिया जाएगा कि किस में किस तरीके से जो है रेफरेंसिंग दी जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो सीखा वो क्या था, एपीए था, और उसका जो स्टाइल है वो क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है, जब आप रिसर्च पेपर लिखोगे या फिर थीसिस लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या लिखोगे, मेथड्स, फिर तक थर्ड नंबर पे क्या आएगा, रिजल्ट, फिर आएंगे टेबल्स, देन आएगा फिगर्स। तो ये जो है स्टाइल फॉलो किया जाता है एपीए वाले रेफरेंसिंग फॉर्मेट में। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। सो यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 32541, दैट इज सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेथड्स, देन आपका आएगा रिजल्ट, देन क्या आएगा टेबल्स, देन क्या आएगा फिगर्स। तो इसको आपको समझना है, याद करना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने इससे रिलेटेड तो आप उसका आंसर कर पाए। गाइस आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आपके कमेंट करने से, आपकी फीडबैक से एज ए टीचर मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। सो अपना फीडबैक जरूर दिया करो, आप अपने कमेंट करके बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ताकि हमें भी आपके कमेंट से मोटिवेशन मिले आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, एक रैंडम सैम्पलिंग का टाइप है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है स्नोबॉल सैम्पलिंग इज हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट बिलोंग टू हार्ड टू रीच ग्रुप्स। तो गाइस देखो, जो पहली स्टेटमेंट बोली जा रही है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो रैंडम सैम्पलिंग है, तो ये गलत बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग है, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। और स्टेटमेंट नंबर 2 जो बोली जा रही है स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो तब हेल्पफुल होती है जब पार्टिसिपेंट तक पहुंचना मुश्किल हो, तो ये सही बोला जा रहा है। बिकॉज जो आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है इसमें जो डेटा होता है, जो आपके पॉपुलेशन से जब हम सैंपल निकालते हैं, तो उस सैंपल के अंदर जो यूनिट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हार्ड टू रीच वाली जो बात है एकदम सही बोली जा रही है। ठीक है, स्नोबॉल नमूनाकरण तब सहायक होता है जब प्रतिभागी दुर्गम समूहों से संबंधित होते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, द टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल साइज। तो आपको पता ही होगा पहले से ये कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, गैर संभाव्यता नमूनाकरण। नमूनाकरण का वह प्रकार है जिसमें जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को नमूना आकार में चुने जाने का समान मौका नहीं मिलता है, उसी को तो बोलते हैं हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो दिस सैम्पलिंग मेथड जो कि हम अभी बात करें हम स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड की, इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च फॉर्म। The given options, phenomenology based research and action research are some examples in which non-probability sampling works properly। थोड़ा समझ लेते हैं कि देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बिकॉज एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी वाले हैं जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, और इस साइड क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। तो इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, शायद आपको सही से विजिबल ना हो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, ये आपके प्रोबेबिलिटी वाले हैं, रैंडम सैम्पलिंग वाले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, देन एरिया सैम्पलिंग, देन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये आपके क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या हो जाएगा, जजमेंटल सैम्पलिंग हो जाएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग हो जाएगा, पैनल सैम्पलिंग हो जाएगा, और स्नोबॉल सैम्पलिंग हो जाएगा। तो स्नोबॉल की अभी बात कर रहे थे हम। सो ये क्या आपका नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे इस चीज को लेकर के, आई मीन इस टॉपिक को लेकर के एनटीए ने इतने बार क्वेश्चन पूछे हैं, आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर ईयर में जो है आपके सैम्पलिंग मेथड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है एग्जाम में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट ये 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, सभी तरह के जो सैम्पलिंग मेथड उनको समझना है और इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग, अच्छा है ना, आप लोग लेक्चर्स को शेयर नहीं करते यार, लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, अगर कोई फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। किसी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे लेक्चर्स को शेयर कर दो। तो ये जब आप लेक्चर्स को शेयर करते हो तो इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को शेयर जरूर कर दिया करो, जहां भी आप शेयर कर सकते हो हर जगह शेयर कर दिया करो प्लीज। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैच इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म। वही बोला जा रहा है कि फुल फॉर्म जो है वो इनकरेक्ट कौन सा वाला है। सो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सही है।
सिम जो हम लोग यूज करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये भी सही है। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यहाँ लिखा हुआ है सेंसर, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और जीआईएस मतलब होता है जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमें क्या बताना था? हमें इनकरेक्ट बताना था जो गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब आप लोग मुझे पीडीएफ की फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि देखो पीडीएफ सब लोग यूज करते हैं। अगर आपको पीडीएफ की फुल फॉर्म पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलो कमेंट कर दो, अभी कमेंट कर दो, लेक्चर देखते देखते कि कमेंट की पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। और देखो गाइज, मैंने जो आईसीटी की एब्रीविएशन होती है, इस एब्रीविएशन की पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवाई है। जितनी भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवाई है। और जो ये हमारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहां पे आप देखेंगे होम पेज पे लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल करके लिखा होगा, फ्री स्टडी मटेरियल करके लिखा होगा होम पेज पे। आप उसी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आईसीटी वाली पीडीएफ आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट जो एब्रीविएशन है वो हो सकती है, मैंने सारी उसके अंदर डाल दी है। सो मेक श्योर आप सभी एब्रीविएशन को पढ़ें एग्जाम से पहले, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो उसका आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज शेयरिंग, डेटा इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज शेयरिंग, या फिर डिजिटल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो वैसे देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि दीक्षा होता क्या है, उसके बाद आप इसकी फुल फॉर्म का आंसर ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो दीक्षा जो है स्टैंड फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल जो वेबसाइट है दीक्षा की, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो दीक्षा है is a national platform for school education and initiative of National Council for Education Research and Training, that is NCERT। NCERT ने इसको स्टार्ट किया है दीक्षा को, ठीक है। NCERT ने स्टार्ट किया हुआ एक इनिशिएटिव है अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब लॉन्च किया गया? 2017 में लॉन्च किया गया बाय द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, उस टाइम पे जो थे श्री एम वेंकैया नायडू। दीक्षा हैज बीन अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, ठीक है, और देन यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज लाइक इंक्लूडिंग सीबीएसई। तो ये क्या स्कूल के लिए इसको इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था, 2017 की बात है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखो गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, इस तरीके से कंप्लीट जारे विनर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई हुई है। ऑल 10 यूनिट से कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स थ्योरी वाले, जैसे मैंने बायलिंगुअल पढ़ाया उस तरीके से, प्लस 100 मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हो? कुछ नहीं करना, सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो गाइस, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे तो पेपर जो है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। तो गाइस, इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। सो एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो आपके एमसीक्यूज क्लासेस हो, मैंने एमसीक्यूज क्लासेस भी ले रखी हैं, प्लस मॉक टेस्ट भी हैं, सब कुछ ही अकॉर्डिंग टू एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है। सो जितनी भी चीजें आपको सब सारी की सारी कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको हमारी ऐप के अंदर, दैट इज एग्जाम मेंटर ऐप। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट कर लीजिए अपनी तैयारी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।